गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के दिन 17 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक एक करके हम सारी जानेंगे। 17 अक्टूबर सन 1806 को हैती क्रांति के पूर्व नेता और हैती सम्राट जैक्स प्रथम की उनके दमनकारी शासन के बाद हत्या कर दी गई थी। सन 1878 में जॉन ए मैकडोनाल्ड 5 वर्ष तक सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद एक बार फिर कनाडा के प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। सन 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। सन 2003 में चीन ने अंतरिक्ष में एशिया के पहले और रूस के बाद तीसरे देश के रूप में अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफलता प्राप्त की थी। सन 1923 में प्रसिद्ध लेखिका शिवानी का जन्म हुआ था। तो ये हमने देख लिया आज 17 अक्टूबर को क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, ये देख लिया हमने। चलिए वापस चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है। आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। चलिए इसका आंसर दीजिए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें आसानी से। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश जो हैं वो कौन है। भारत इनमें से किस स्थान पर है, आपको ये बताना है। भारत का यहाँ पर स्थान कौन सा है जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने पर। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ इसके आंसर कमेंट में देते रहिए। चलिए इसका आंसर है तीसरा, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में करीब 476 तथा 66 और भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। तो यहाँ पर आपको एक काम की चीज़ क्या मिल गई, सबसे ज़्यादा जो आपदा हैं, प्राकृतिक आपदा हैं, वो चीन में आती हैं। करीब 600 यहाँ पर दर्ज की गई हैं, अमेरिका में 467 और भारत में लगभग 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान भी शामिल है। तो यहाँ पे हमको तीसरा नंबर यहाँ पे मिला है। जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाले देश में तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। 33% महिला आरक्षण को किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही है। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करते चलिए, जिससे आपको भी पता चलता रहेगा कि आपने जो आंसर दिए हैं सही टाइम पे आप दे पा रहे हैं, सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर है पंजाब सरकार। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स और जान लेते हैं। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरी में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की बैठक ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-2022 को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर दी गई है। 33% महिला आरक्षण मिलेगा सीधी भर्ती में राज्य सरकार की किसी भी नौकरी पंजाब में।
किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा, उनमें क्या रहने वाला है। कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है। ऑप्शन है आपके पास जापान, भारत, रूस या फिर पाकिस्तान। किस देश ने दूसरी वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन को यहाँ पे शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है? चलिए इसका आंसर है रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी मीटिंग में बताया कि रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को नियामक मंजूरी दे दी। वैक्सीन साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है और पिछले महीने इसने मानव परीक्षण के प्रारंभिक चरण को पूरा कर लिया है। हालांकि वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर रूस ने यहाँ पे इसके पहले हम एक और वैक्सीन को यहाँ पे मंजूरी दे दी थी यूज़ के लिए, अब यहाँ पर दूसरी वैक्सीन को भी यहाँ पे मंजूरी दे दी है ट्रायल के लिए रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने के बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया? ऑप्शन है आपके पास महबूबा मुफ्ती, यासीन मलिक, मीर वाइज उमर फारूक या फिर शब्बीर शाह। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने के बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? चलिए इसका आंसर है महबूबा मुफ्ती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 माह के बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही वे नज़रबंद थी, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। उन्हें 14 महीने के बाद रिहाई हुई उनकी। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के साथ महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था PSA क्या है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में मैंने क्लियर किया था कि PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता क्या है, कहाँ पर ये अप्लाई किया जाता है और इसकी क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसी के साथ साथ 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से। इसके बाद महबूबा मुफ्ती जी को अरेस्ट कर लिया गया था और नज़रबंद किया गया था 14 महीने के लिए। तब से अब तक इनकी रिहाई में की जो अवधि थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, परंतु अब इनको रिहा कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया? ऑप्शन है आपके पास 70%, 50%, 10% या फिर 30%। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या रहेगा। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित जो चिन्हित करके रखे हैं फल और सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की बात कही है, आदेश जारी किए हैं। चलिए इसका आंसर है 50%। कुछ जानकारी और देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी एवं सब्जियों पर टोटल को इसके दायरे में लाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने आलू और फल एवं सभी सब्जियों को इसी दायरे में लेकर आए हैं और 50% तक सब्सिडी की बात करी है माल ढुलाई पर। रेल के माध्यम से, किसान रेल के माध्यम से 50% तक सब्सिडी देने की बात कही है केंद्र सरकार ने किसानों के लिए। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है? चलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वाड समूह क्या है, उनकी उपलब्धिता क्या है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो की लिंक मिल जाएगा, आप क्वाड समूह के बारे में पूरा डिटेल में देख सकते हैं 16 अक्टूबर के वीडियो में। चलिए आगे बात करते हैं, क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया गया है किस देश में? ऑप्शन है आपके पास जापान, नेपाल, इराक या फिर अमेरिका। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है।
किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है, उनको बुलाया है, इनवाइट किया है? चलिए इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अन्य देशों की खातिर खोला जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे क्वाड समूह हमको मिल गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का ये समूह है जिसका उद्देश्य का हिंद प्रशांत क्षेत्र जो सागर क्षेत्र है उसको खुला रखना और उसके समर्थन करने पे बात करिए। उल्लेखनीय है कि इन चारों देशों के समूह को क्वाड नाम से जाना जाता है। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका क्वाड देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देता रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अक्टूबर या फिर 16 जून। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग, उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन मानकों के विकास, संगठनों के भीतर स्वैच्छिक मानकों को विकसित करने वाले हजारों विशेषज्ञों के प्रयास को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तकनीकी फायदे हैं और इससे उत्पादों एवं सेवाओं को बेहतर बनाने तथा उनसे जुड़े उद्योग को अधिक कुशल बनाने में सफलता मिलती है। तो भाई यहाँ पे विश्व मानक दिवस मनाया क्यों जाता है? जो विश्व मानक जो संगठन है उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए और उनसे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, हजारों विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके पास 420 करोड़ रुपए, 520 करोड़ रुपए, 720 करोड़ रुपए या फिर 250 करोड़ रुपए। चलिए आपको बताना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है 520 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है। यह 5 साल की अवधि के लिए है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्र प्रायोजित एवं उन्मुख योजनाओं को धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतारना ही भारत सरकार का यहाँ पे लक्ष्य बताया गया है। तो यहाँ पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लिए 520 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के लिए पैसे यहाँ पे जारी किए गए हैं। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है आपके पंजाब, बिहार, केरल या फिर झारखंड। किस राज्य सरकार ने अपने सभी पब्लिक स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया? ये बहुत ही गौरव वाली बात है कि हमारे भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसने पूरी तरह से 100% सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने का गौरव प्राप्त किया है। आपको बताना है वो राज्य कौन सा है। चलिए इसका आंसर है केरल। साक्षरता के मामले में टॉप पर रहने वाले राज्य केरल ने अब अपने नाम के साथ एक और उपलब्धि जोड़ ली है। केरल के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल यानी कि हाईटेक बनाया जा रहा है। केरल की राज्य सरकार ने दावा किया कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित होंगे। इसके लिए सरकार 595 करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है। चलिए यहाँ पे इतना पैसा खर्च कर रही है तो ये अच्छी जगह पे कर रही है, क्योंकि आप एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हाईटेक क्लासरूम को बढ़ावा दे रहा है, सरकारी स्कूलों को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा कदम है यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए आगे बात करेंगे, विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 फरवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर या फिर 18 अगस्त। हाल ही में विश्व छात्र दिवस को मनाया गया था, तो आपको बताना है कि विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अगर आपने मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आप इसके आंसर बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो हम पहले स्टडी कर चुके होते हैं, आर्टिकल्स में हम स्टडी कर चुके होते हैं, वही मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं, जिससे हमारी प्रैक्टिस लगातार होती रहती है। और ध्यान रखिएगा, सैटरडे संडे के दिन हमारी जो क्लास होती है वो रिवीजन क्लास होती है, जिसमें हम पूरे हफ्ते भर के जो भी करंट अफेयर्स के क्विज होते हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। चलिए इसका आंसर है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिवस को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से आज के दिन 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। चलिए ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर्स के क्विज, हमने आज के देख लिए। फिर वापस आ जाते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ। ध्यान से दोस्तों, यही आर्टिकल्स से ही हम क्वेश्चंस निकालेंगे आने वाले समय में और इन्हीं को हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए, भारत म्यांमार को जल्द ही सौंपेगा पहला पनडुब्बी सिंधु वीर। भारत ने पड़ोसी म्यांमार को पहली अपनी एक पनडुब्बी देने का फैसला किया। भारत ने रक्षा सहयोग के सहारे मजबूती करने के कड़ी में भारतीय नौसैनिक बेड़े में आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर देने का फैसला किया है। पूर्वी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ प्राचीन पारंपरिक देशों को मजबूत करने के साथ इस देश में चीन के वर्चस्व को थामने के लिए मोदी सरकार बीते कुछ सालों से एक्ट ईस्ट नीति पर जोर भी दे रही है। भारत एवं म्यांमार के बीच रक्षा समझौते हुए, तो उसको हम देख लेते हैं। भारत और म्यांमार के बीच यह रक्षा साझेदारी इस लिहाज से बेहद मायने रखती है कि चीन अपने आर्थिक और सामरिक संसाधनों के सहारे पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर रणनीतिक मोर्चे पर अपना प्रभुत्व चाहता है। वो चाहता है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उस पर हम अपना प्रभुत्व जमाएं, अपनी पकड़ जमाएं, ये चाहता है। म्यांमार भी चीन के इस एजेंडे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। म्यांमार ने कुछ अरसे पहले अपनी नौसेना का विंग बनाने की घोषणा की थी, तब भारत ने इसमें उसकी मदद भी की थी, इसका वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे। अब वापस जान लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे आईएनएस सिंधुवीर के मैं क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा, तो ये इसके बारे में जान लेते हैं। है क्या ये? आईएनएस सिंधुवीर एक डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन है और ये म्यांमार देश के बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली पनडुब्बी होगी। इतना ही नहीं, भारत के किसी भी दूसरे देश को पनडुब्बी देने का ये पहला अवसर भी होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा ऐसा कौन सा विद्युपोत है, पनडुब्बी है, जिसको हमने सबसे पहले दिया है? तो वो कौन है? आईएनएस सिंधुवीर। और किस देश को दिया है? म्यांमार को दिया है। अब भारत म्यांमार संबंध की भी बात कर लेते हैं। म्यांमार के साथ भारत की 1600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी साझा जमीनी और समुद्री सेना भी है। म्यांमार के साथ भारत के विकास संबंधी सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत और म्यांमार दोनों देश जो है पड़ोसी हैं। इनके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्याय बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं हो सकते। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए म्यांमार बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्र से बाहर प्रचालन करने वाले भारतीय विद्रोहियों से लड़ने के लिए वास्तविक समयानुकूल अनुसूचक को साझा करने की संधि की है। चलिए अब बात कर लेते हैं, प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत से आगे निकल सकता है बांग्लादेश। आईएमएफ की रिपोर्ट है, यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बोला कि 13 अक्टूबर 2020 को ये बोल रहा है, जारी की रिपोर्ट में कहा कि कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रही मार की वजह से बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, के मामले में बांग्लादेश भारत को पछाड़ते हुए आगे निकलने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के मुताबिक
बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में 4% बढ़कर $1,888 रहने की संभावना है। भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5% गिरकर $1,877 रहने की संभावना है, जो कि यहाँ पे बहुत कम हो गई है, जो पिछले 4 साल में सबसे निचले स्तर पर होगा। दोनों देशों के जीडीपी के आंकड़े जो है वो मौजूदा भाव पर है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो कोरोना काल के समय पर जो लॉकडाउन लगा था, उस वजह से हमारी जो मुद्रा है लगातार गिर रही है और अभी भी गिर रही है यहाँ पे, और हमारी जीडीपी लगातार गिर रही है। इसको देखते हुए आईएमएफ ने बोला कि आने वाले समय में बांग्लादेश जो है हमको पीछे कर देगा, मतलब उसकी जो जीडीपी है हमसे आगे हो जाएगी। चलिए, भारत में जीडीपी 10% तक गिर गई है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। आईएमएफ ने अनुमान जताया कि इस साल भारत की जीडीपी 10.3% की गिरावट आ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो प्रति व्यक्ति जीडीपी को लेकर भारत दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और नेपाल के बाद तीसरा सबसे गरीब देश बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए दुखद खबर है कि यहाँ पर अगर ऐसा होता है, हमारी जीडीपी जो है 10.3% गिर जाती है, तो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और नेपाल के बाद हम तीसरे नंबर के सबसे गरीब देश बन जाएंगे। जबकि बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव की हालत इस मामले में भारत से अच्छी होगी। भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या रहने वाला है? आईएमएफ ने 2020 में पीपीपी के हिसाब से भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी $6,284 रहने का अनुमान लगाया है। वही बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में $5,139 रहने का अनुमान है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन स्प्रंग 2 के दौरान 2009-2010 के 65,394 रुपये से बढ़कर 2013-14 में 78 या 348 रुपये हो गया था, जो 19.8% की वृद्धि थी। तो यहाँ पे हमारी जीडीपी लगातार गिर रही है और यहाँ पर आईएमएफ ने बताया कि हम 10.3% भी हमारी जीडीपी गिर सकती है और हम तीसरे नंबर के गरीब देश बन जाएंगे, ऐसा आईएमएफ ने अनुमान लगाया। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। तो चलिए अब स्टार्स परियोजना है क्या, इसको भी देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्टार्स परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यह परियोजना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष संबंधों के साथ हस्तक्षेप को लागू करने, विकसित करने, मूल्यांकन और सुधार करने में राज्यों का समर्थन करना चाहती है। शिक्षा को गुणवत्ता को देखते हुए यहाँ पे योजना चालू की गई है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। स्टार्स का उद्देश्य राज्यों के लिए टीचिंग, लर्निंग और परिणाम को मजबूत बनाना है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5,718 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जिसमें से विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3,700 करोड़ रुपए भी होगी। इस परियोजना में 6 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल शामिल होंगे। यह मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना के माध्यम से नई शिक्षा नीति की शुरुआत होने की उम्मीद भी है। स्टार्ट परियोजना के 2 प्रमुख भाग हैं जिनको हमने शामिल किया है इस परियोजना में। देखते हैं, यह परियोजना से राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित हस्तक्षेप की परिकल्पना की गई है। छात्रों की रिटेंशन, मतलब छात्र कितना पढ़ाई पर रिटेन करते हैं, कितना लगाव रहता है उनका, ट्रांजिशंस, कंप्लीशंस रेट्स के बारे में सटीक और प्रमाणित जानकारी हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय डेटा सिस्टम को मजबूत बनाना, राज्यों के पीजीआई स्कोर को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करना, अधिगम मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करने के लिए समर्थन करना, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रखा की स्थापना के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों का समर्थन करना। स्टार्स परियोजना में एक आकस्मिक आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक CERC भी शामिल होगा, जो किसी भी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा या स्वास्थ्य आपदा के मामले में उत्तरदायी भी होगा। इससे सरकार को ऐसी विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि स्कूल बंद, बुनियादी ढांचों की क्षति, अपर्याप्त सुविधाओं की प्रतिक्रिया में मदद भी मिलेगी, जिससे सीखने की क्षति होती है। और इसके साथ ही दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक उपयोगी भी साबित होगी। यहाँ पे ये बात करी गई है कि अगर किसी कारण से, किसी आपदा की वजह से स्कूल बंद होता है या बुनियादी ढांचे में कोई क्षति होती है, स्कूल में डैमेज हो जाता है या फिर सुविधाएं सही तरीके से नहीं मिल पा रही हैं, जिससे कि हम सीख नहीं पा रहे, बच्चे जो हैं सीख नहीं पा रहे हैं, इससे क्षति हो रही है पढ़ाई में, इस पर क्या स्टडी करी जाएगी, क्या हमको अपने आप को सुधारना है, इन सभी चीज़ों को इस योजना से हमको लाभान्वित मिलने वाला है। सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, यही परियोजना जो है राज्य सरकार पर निम्नलिखित हस्तक्षेप
रखेगी। छोटे बच्चों की शिक्षा और मूलभूत शिक्षा को मजबूत करना, अधिगम मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, शिक्षक विकास एवं स्कूल नेतृत्व के माध्यम से कक्षा निर्देश एवं सुधार उपायों को भी मजबूत करना है। स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कैरियर गाइडेंस और परामर्श, इंटर्नशिप और कवरेज के माध्यम से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत भी बनाना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमने देख ली, यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए स्कूली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्स परियोजना चालू की गई है, जिसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से हमने मदद ली है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है ये भी देख लेते हैं। इस परियोजना के मुख्य लक्षित उद्देश्यों में निम्नलिखित ये रहेंगे। ग्रेड 3 भाषा में न्यूनतम प्रवीणता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि, माध्यमिक विद्यालय पूर्णता दर में सुधार, गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर में सुधार, अधिगम मूल्यांकन लर्निंग असेसमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है को सुदृढ़ बनाना, राज्यों के बीच क्रॉस लर्निंग की सुविधा के लिए साझेदारी विकसित करना, राज्य स्तरीय सेवा वितरण को में भी सुधार करना है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स की क्विज। हमने कुछ आर्टिकल्स भी स्टडी कर लिए। ध्यान रखिएगा इन्हीं आर्टिकल्स के बेसिस पे हम आने वाले समय में करंट अफेयर्स के क्विज निकालेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।